कुछ बेसिक टॉपिक्स जो आपको याद होनी चाहिए, जो केमिस्ट्री पढ़ने के लिए अगर आप चल रहे हैं तो वो मस्ट भी आपको याद ही होना चाहिए। कुछ चैप्टर्स ऐसे आएंगे जो आपको याद होना चाहिए, उसके फार्मूलाज, उसके डिफिनीशंस, उन सभी को हम लोग आज कलेक्टिवली लेके आने वाले हैं। हम लोग पहले स्टार्ट कर रहे हैं शुरुआती बेसिक्स से। बेसिक में सबसे पहले हम लोग चल रहे हैं पीरियड टेबल में। शॉर्ट पीरियड टेबल में अगर चलते हैं, हम आपसे क्वेश्चन एराइज कर सकते हैं कि आपके पीरियड टेबल में टोटल कितने पीरियड्स हैं। तो 7 पीरियड होते हैं। कितने ग्रुप्स हैं, तो ग्रुप आपका 18 होगा। अगर हमने बोला ग्रुप को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, सब ग्रुप ए एंड सब ग्रुप बी। सब ग्रुप ए में कितने एलिमेंट्स, कितने ग्रुप होंगे? सब ग्रुप ए में कितने ग्रुप्स होंगे? तो 8 ग्रुप होंगे। सब ग्रुप बी में भी 8 होंगे। आपको हमने पूछा आगे कि बताओ सबसे स्मॉलेस्ट पीरियड कौन सा होगा? तो फर्स्ट पीरियड, क्योंकि फर्स्ट पीरियड में कौन सा है? हाइड्रोजन है और हीलियम है। ठीक है। नेक्स्ट वन, अगर हमने पूछा कि पीरियोडिक टेबल में इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर बताइए, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए? 2, 10, 18, 36, 54। 2, 10, 18, 36, 54, 86 होना चाहिए, जिससे आप लोग को मालूम होगा। चलो ठीक है। इन जनरल आपको क्या करना चाहिए? अगर हमने पूछ दिया कि ऑक्सीजन का वैलेंस नंबर सबको बताओ, तो आप इन जनरली आप बोल सकते हो ऑक्सीजन का वैलेंस आपको कितना होगा? 6 होगा। वैलेंसी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चार्ज कितना हो जाएगा? -2। लोन पेयर जनरली कितने होते हैं? इन जनरल लोन पेयर कितना होता है? 2 होता है। लोन पेयर रिटर्न कितना होगा? 4 होगा। अनपेयर रिटर्न कितने होते हैं? 2। इसको आप ऐसे देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमने क्वेश्चन एराइज किया कि ओ नॉर्मल ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन बचा -2 अगर क्रिएट कर दे, तब अगर हमने पूछा कि ऑक्सीजन है उसमें चाहे -2 है, अब बताओ उसके पास वैलेंस नंबर कितने होंगे? तो 2 रिटर्न को ऐड कर लिए ना। एक नॉर्मल ऑक्सीजन का वैलेंस नंबर 6 था, 2 रिटर्न और खींच लिए हम अपनी ओर, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। बैलेंस ही 0 हो जाएगा, पूरे फिलअप हो जाएगा। वो -2 मतलब क्या हो गया? फिलअप हो गया। अब अगर पूछ दिया जाए इसमें लोन पेयर कितने होंगे? लोन पेयर कितना हो गया? 4 हो गया। लोन पेयर रिटर्न कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अनपेयर रिटर्न कुछ भी है? नहीं है। अनपेयर रिटर्न कितना हो जाएगा? 0 होगा। ध्यान रखिएगा। अगर हमने इन टॉपिक से आगे बढ़ गए, बेसिक टॉपिक है, आपको याद होना चाहिए, हम क्वेश्चन एराइज कर सकते हैं आपके टेस्ट में। अगर हमने आपसे पूछा कि आप बताओ भाई हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्यों चले गए? अगर हमने पूछा आपसे कि बताओ आप इलेक्ट्रॉनिक केमिस्ट्री में कोई भी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, सेल आपको मालूम होगा केले में, तो आपका फॉर्मूला क्या सा होगा? 2n²। फर्स्ट ऑर्बिट है, n का वैल्यू 1 रखिए। 1 का स्क्वायर 1 × 2 कितना हो जाएगा? 2। इसमें 2 का स्क्वायर 4 4 दूनी 8 हो जाएगा। m में कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 9 दूनी 18 हो जाएगा। n 4 4 16 16 दूनी 32 हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर हम पूछ सकते हैं कि बताओ m सेल में कितने सब सेल होंगे, पहले लिख लेना K L M N S P D F हमने बताया था। K पहला सेल, उसमें A को सब सेल होगा S। L दूसरा सेल है, इसमें 2 को सब सेल होगा, S भी होगा और P भी होगा। M में कितने सब सेल होंगे? तो S भी होगा, P भी होगा और D भी होगा। N में कितने सब सेल होंगे? S भी होगा, P भी होगा, D भी होगा और F भी होगा। जाइमा सेल उसमें उतने सब सेल। N चौथा है, उसमें 4 सब सेल होंगे। वो अगर K11O आता है तो उसमें कितने सब सेल होंगे? 5 सब सेल होंगे। तो ठीक है। इसके बाद अगर हम बोलते हैं कि बताओ SPDF है, इसमें मैक्सिमम ये जो सब सेल है, केएलएमएन आपका क्या हो गया? सेल हो गया। SPDF क्या सा हो गया? सब सेल हो गया, सब ऑर्बिट। इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमताएं हैं? या फिर मैं एक डिफरेंट क्वेश्चन में पूछ दूं कि बताओ S में कितने ऑर्बिटल्स है, P में कितने हैं, D में कितने हैं, F में कितने हैं? तो आप ध्यान रखना, ये और नंबर पर आधारित था 1 3 5 7। मतलब S में 1 ऑर्बिटल है, P में 3, D में 5, F में 7 है। उसमें मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 2। P में कितना? 6। D में कितना? 10। F में कितना? 14। कोई दिक्कत तो नहीं है। हम ये पूछ सकते हैं बताओ सेल के अंदर क्या होता है, या सब सेल किसके अंदर होता है? तो सेल के अंदर आपका सब सेल मानो, सब सेल के अंदर कौन सा होता है? ऑर्बिटल हमने बोला था। कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है। नेक्स्ट वन, अगर हमने रेडिकल्स पर चला गया, हमने क्वेश्चन एराइज किया कि रेडिकल्स में बताओ, तो आप कैसे बताओगे? तो रेडिकल्स के लिए 4 एसिड था आप लोगों को। H2SO4 हमने याद करवाया था, H3PO4 याद करवाया था, HNO3 और H2CO3। तो ठीक है, नेक्स्ट वन आते हैं।
अगर रेडिकल के लिए हमने बोला तो हमने बताया था 40 मीटर जस्ट याद करवाया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, H3PO4 हो गया, आपका कौन सा हो गया H2CO3। तो बताओ रेडिकल हमने दो टाइप का बताया, एटी और दूसरा कौन सा आईटी। हाइड्रोजन हटा दो क्या बचेगा SO4-2, इसका नाम क्या होगा सल्फर का आईटी सल्फेट हो गया। इसमें हाइड्रोजन हटा दो क्या बचाएगा NO3-1, नाइट्रोजन क्या हो जाएगा नाइट्रोजन का आईटी नाइट्रेट हो गया। अगर हमने पूछा नाइट्रेट, अब कमेंट में क्या होगा, अच्छा नाइट्रोजन बोला सर, HNO3 तुरंत दिमाग में आया, इसे हाइड्रोजन हटा दीजिए सर, हाइड्रोजन हटा देने जो बचेगा ना सर वही नाइट्रेट होगा। अच्छा NO3 हो गया सर। अगर फॉस्फेट हमने बोला था, यहाँ से 3 हाइड्रोजन हटा दो क्या बचेगा PO4-3, यहाँ से कार्बोनेट अगर पूछ दिया तब यहाँ से हाइड्रोजन हटा दो क्या हो जाएगा CO3-2। और कार्बोनेट बोल दिया, अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड था, कार्बन डाइऑक्साइड कौन सा था H2CO3, हाइड्रोजन हटा दीजिए सर, एटी रेडिकल पूछा ना CO3-2 हो जाएगा सर, कोई दिक्कत तो नहीं। आईटी अगर बोला तो कुछ नहीं करना है, एटी जो है उसी से एक ऑक्सीजन को गायब कर दो, चार्ज को सेम टू सेम रहने दो, क्या हो जाएगा SO3-2। अगर पूछ दिया इंस्टेंट में पूछ दिया सल्फाइड का फॉर्मूला, है तो सर आईटी ना, आईटी अगर बोला तो क्या करना है सर, सल्फर का पहले सल्फाइड बोला, सल्फर का एसिड पकड़ो H2SO4, पहले एटी बनाओ हाइड्रोजन खा जाओ क्या बचेगा SO4-2। अब एटी बन गया तो क्या करना है आईटी, आईटी बन क्या करना है एक ऑक्सीजन खा जाओ क्या बचेगा SO3-2, कोई दिक्कत ही ना है, सिंपल सा चीजें हैं। नाइट्राइट क्या करना है, नाइट्राइट बोल रहे हैं तो नाइट्रेट तो बना हुआ है ना, इसे एक ऑक्सीजन खा जाओ ना NO2-1। फॉस्फाइड, फॉस्फेट बन गया था ना PO4-3, इससे भी एक ऑक्सीजन खा जाओ क्या बनेगा PO3-3। कार्बोनाइट ऐसा नहीं होता है, ये नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको ध्यान में रखना, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसमें बोल दिया कि आप बताओ बाई कार्बोनेट समथिंग, बाई को ऐड करना है तो क्या करना है एक हाइड्रोजन प्लीज जोड़ दो, कहाँ जोड़ोगे, ये एनायन है, ये कौन सा केटायन है, बताओ शादी होता है बॉय लोग क्या होता है साथ फेरा लेते हैं तो उसमें आगे बॉय चलता है गर्ल्स लोग पीछे आगे कौन चलता है बॉय चलता है, तो सिंपली केटायन को आगे जोड़ना है एनायन के। सल्फेट का फॉर्मूला कौन सा था -2 था, एक हाइड्रोजन जोड़ दो +1-2 क्या बचेगा HSO4-1 लिख देंगे HSO4-1, इसका नाम क्या हो जाएगा सल्फर का आईटी सल्फेट था। अब यहाँ पे बाई जोड़ दो तो बाई सल्फेट, कुछ यकीन है। नाइट्रेट था, इसमें एक हाइड्रोजन जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा NO3-1, एक हाइड्रोजन जोड़ दोगे क्या जाएगा +1-1 कैंसिल, ये रेडिकल बनेगा ही नहीं। PO4 में आओ, PO4 में भी अगर हमको बनाना है बाईफॉस्फेट, कोई दिक्कत नहीं बाईफॉस्फेट ना, अगर शुरुआत से ही सोचने को बोल दिया गया कि बाईफॉस्फेट बताओ, अच्छा बाईफॉस्फेट सर क्या करना है, टाटा बाय बाय बाद में करना है, बाई को बाद में, पहले फास्फोरस को सोल्व करो। फास्फोरस का एसिड कौन सा था H3PO4, एटी रेडिकल बनाओ, हाइड्रोजन हटा दो, हाइड्रोजन हटाओगे तो क्या बचेगा PO4-3, एटी बन गया। अब बाई जोड़ना है मतलब एगो H+ को जोड़ दो, H+ PO4-3 +1-3 क्या बचेगा HPO4-2, कोई दिक्कत तो नहीं ना, बाईफॉस्फेट आपका बनकर तैयार है HPO4-2। और कार्बोनेट बाइकार्बोनेट बोल दिया तो एक हाइड्रोजन जोड़ दो क्या बचेगा HCO3-1, बाइकार्बोनेट बन गया। इधर जोड़ना है H+ फिर से जोड़ना है, ठीक है इसमें भी जोड़ दो, इसका भी नाम में बाई लगा दो, ये इसका नाम क्या था सल्फाइड था, आगे में H+ जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा बाई सल्फाइड हो जाएगा HSO3, चाहे -2 था एक हाइड्रोजन जोड़ेगा तो क्या बचेगा -1 बाई सल्फाइड। नाइट्राइट तो गया क्योंकि वो H+ जोड़ेंगे +1-1 कैंसिल, चार्ज नहीं तो रेडिकल। PO4-3 था, इसमें एक H+ जोड़ दो क्या हो जाएगा HPO3-2 बाईफॉस्फेट, इसका नाम क्या था फास्फोरस का आईटी फॉस्फाइड, तो क्या हो जाएगा बाईफॉस्फेट, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, एकदम शॉर्टली रेडिकल हमारा तैयार हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग रिडॉक्स पे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस जस्ट 1 मिनट। अगर हमने क्वेश्चंस किया कि आप रिडॉक्स में बताओ, अगर हमने क्वेश्चन एराइज किया सैटरडे को कि आप बताओ, सैटरडे को हम लोग के पास टेस्ट प्रत्येक सैटरडे को होता है, उसमें हमने क्वेश्चन एराइज किया कि ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन बताओ, क्या बोलोगे, एकदम सिंपल सा चीज है, ऑक्सीडेशन नहीं लग रहा है, ऑक्सीजन एडिशन लिख देंगे, ऑक्सीजन एडिशन, अच्छा ठीक है, खाली ऑक्सीजन में जुड़ना ऑक्सीडेशन होगा नहीं ना, ऑक्सीजन को हमने मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स कहा था, क्या एक ही को मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स हो, नहीं होंगे ना, बहुत सारे होंगे, तो उनके जैसा जो भी है अगर वो भी जुड़े, कोई भी जुड़ेंगे तो क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा। तो मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना खाली ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन जैसे जितने भी लोग हैं
उनका जुड़ना भी क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ऑक्सीजन को हम लोग केमिस्ट्री के वर्ड में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहते हैं, मतलब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का जुड़ना भी क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन, मतलब एडिशन ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, बताओ नेक्स्ट वन। अब मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स जुड़ गए तो क्या होगा, आप लॉस ऑफ रुपया करोगे ना भाई साहब, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब नेक्स्ट डिफिनेशन कौन सा गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा, तुम सारे महाकंजूस आदमी, 1 भी रुपया खर्च नहीं करते थे, तुमने 500 रुपया खर्च कर, मैडम जी जुड़े और तुमने 500 रुपया उड़ा दिया, तुम पर चार्ज कौन सा होगा, +500 होगा, चार्ज बढ़ गया ना, मतलब इंक्रीजमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ने लगा तो हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज हो गया ना। अब रिवर्स कर दो, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन। बताओ जब तक तुमसे मैडम जी नहीं जुड़े थे तुम किन से बतियाते थे, अपने दोस्त भाई साहब से, लेकिन जैसे ही मैडम जी जुड़ जाएंगे तो क्या होगा, उनसे बतिया होगा नहीं ना। मतलब एडिशन ऑफ गर्ल्स रिमूवल ऑफ बॉयज, गर्ल्स जैसे जुड़ते हैं बॉयज लोग क्या होता है, बॉयज को हटा रहा भाग, तुमसे हम बात नहीं करने वाले हैं। मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो हम यहाँ कर देंगे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। बताओ ऑक्सीजन को हमने क्या बोला था, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो हाइड्रोजन क्या बोलेंगे, मोस्ट इलेक्ट्रोपोजेटिव एटम। रिवर्स कर देंगे, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपोजेटिव एटम, मोस्ट इलेक्ट्रोपोजेटिव एटम। ठीक है, ऑक्सीजन हो गया, सर रिडक्शन क्या होगा, रिडक्शन डेफिनेशन उल्टा कर दो। अगर मेरा ऑक्सीजन हो रहा है तो मेरे मेडल में क्या होगा, रिडक्शन होगा। हम रुपया उड़ा रहे हैं तो रुपया क्या करेंगे, चुराएंगे, कलेक्ट करना चाहिए। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम रुपया उड़ाएंगे तो मैडम क्या करेंगे, रुपया ऐड करेंगे ना, कलेक्ट करेंगे। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मेरा ऑक्सीजन नंबर बढ़ते जाएगा, उनका ऑक्सीजन नंबर क्या होते जाएगा, घटते जाएगा, डिक्रीजमेंट इन ऑक्सीजन नंबर। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो इधर क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इधर हो जाएगा रिमूवल ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रोपोजेटिव एटम, इधर क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रोपोजेटिव एटम। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम चल रहे हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पर। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगर हम पूछ दिए व्हाट इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, तो क्या बोलोगे, that is a negative tendency of an atom in a molecule by which they attract bond pattern toward itself। हमने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है सर, तो that is a negative tendency of an atom। अगर एक मोलिक्यूल लेते हैं AB एक फैमिली में किसी एटम का गलत सोच, जिसके द्वारा वो क्या करता है, बॉन्ड पैटर्न को अपनी ओर खींचता है, इस टेंडेंसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहते हैं। That is a negative tendency of an atom in a molecule by which they attract bond pattern toward itself। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अगर हमने डिफिनेशन पूछ दिया वैलेंसी का, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज टू बी शेयर्ड, लॉस्ट और गेन टू अडॉप्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन ऑफ आवर नियरेस्ट नोबल गैस। कोई भी एटम अपने नियरेस्ट नोबल गैस की तरह कन्फर्मेशन करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन या तो लूज करे या तो गेन करे या शेयर करे, वही क्या कहलाएगा, वैलेंसी कहलाएगा। मतलब एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज टू बी लॉस्ट, गेन और शेयर्ड टू अडॉप्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ आवर नियरेस्ट नोबल गैस। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पे चल रहा है, हम पूछ सकते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कितना होगा, कार्बन का कितना होगा, तो आपको याद रखना होगा मोस्ट ऑफ द एलिमेंट जो इंपॉर्टेंट है उसके लिए ध्यान में रखना होगा। जैसे कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कितना 2.1 होता है, ऑक्सीजन कितना होता है 3.5 होता है, कार्बन कितना होता है 2.5 होता है, और फ्लोरीन का सबसे ज्यादा किसका होता है, फ्लोरीन का होता है। क्लोरीन का कितना होता है, नियर अबाउट 3 होता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नाइट्रोजन का कितना होता है, नाइट्रोजन का 3 के अबाउट होता है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए इसमें। अब हम लोग नेक्स्ट वन चलने जा रहे हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो हम आपसे क्वेश्चन एराइज कर सकते हैं सैटरडे को, वो है प्रायोरिटी टेबल। अगर हम प्रायोरिटी टेबल ऑफ फंक्शन ग्रुप में आते हैं तो सबसे पहले हम क्वेश्चन एराइज करेंगे व्हाट इज फंक्शन ग्रुप। डिफिनेशन के रूप में क्या बोलेंगे, एटम और मोलिक्यूल्स ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर नेम फेम एंड वर्क ऑफ कंपाउंड। मतलब एटम हो या एटम का समूह जो जुड़े किसी से, उसका नाम काम पहचान बदल के रख दे। एटम और ग्रुप ऑफ एटम व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर नेम वर्क ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसमें हम क्वेश्चन कैसे एराइज कर सकते हैं, तो आप लोगों को प्रायोरिटी टेबल याद होना चाहिए।
हम पूछ सकते हैं अल्डिहाइड है बुआ, उसका सफिक्स क्या होगा? तो अल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है? अल होता है। हम पूछते हैं अल्डिहाइड का प्रीफिक्स क्या होगा? तो अल्डिहाइड का प्रीफिक्स क्या होगा? अल्डो हो जाएगा। हम पूछ सकते हैं कीटोन का सफिक्स क्या होगा? तो ओन हो जाएगा। प्रीफिक्स क्या हो जाएगा? कीटो होता है। हम आपको पूछ सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स क्या होगा? तो ओइक एसिड हो जाएगा। हम पूछते हैं अमीन का सफिक्स क्या होगा? अमीन का सफिक्स क्या हो जाएगा? अमीन हो जाएगा। प्रीफिक्स क्या होगा? अमीनो हो जाएगा। अमीन का सफिक्स क्या होता है? अमीन ही होता है। हम पूछते हैं एसिड हैलाइड का सफिक्स क्या होगा? अगर हमने पूछ दिया एसिड हैलाइड का सफिक्स क्या होगा, तो वाइल हैलाइड हो जाएगा। हम पूछ सकते हैं एसिड हैलाइड का प्रीफिक्स क्या होगा? हेलोफॉर्माइल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हेलोकार्बोनाइल बोल सकते हैं। एसिड एमाइड का सफिक्स क्या होगा? तो एमाइड होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको हम पूछ सकते हैं ईथर का सफिक्स क्या होगा? तो भाई साहब ईथर का सफिक्स नहीं होता, ईथर का प्रीफिक्स होता है अल्कोक्सी। अल्कोहल का सफिक्स क्या होता है? हाइड्रोक्सी। सॉरी, अल्कोहल का सफिक्स क्या होता है? ऑल होता है, ओएल। और प्रीफिक्स क्या होता है? हाइड्रोक्सी। हम पूछते हैं थायो अल्कोहल का सफिक्स क्या होगा? थायो थायो अल्कोहल का सफिक्स क्या होगा? थायोल होगा। प्रीफिक्स क्या होगा? मरकैप्टो होगा। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। इस टाइप से आप पीरियोडिक टेबल पूरा याद होना चाहिए। हम उसमें फिर नोमेनक्लेचर भी क्रिएट कर सकते हैं। हम बोल देंगे भाई साहब इसका नाम बताओ, तो आपको ध्यान में रखना होगा। अच्छा ये अल्डिहाइड ना है, अल्डिहाइड 1 2 3, जो कमजोर फंक्शन ग्रुप है उसका प्रीफिक्स, कीटोन का प्रीफिक्स क्या हो जाएगा? कीटो। 2 कीटो। 3 गामा रूट क्या हो जाएगा? प्रोप। प्राइमरी स्पीसीज कौन सा हो जाएगा? एएनई। अल्डिहाइड स्पीसीज क्या लग जाएगा? एएल। हम पूछ सकते हैं आईपीएसिनिन में ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पर अल्कोहल दे दिए। हम बोले इसका नाम बताओ, तो 1 2 3 4 क्या हो जाएगा? ये कमजोर, ये सबसे स्ट्रॉन्ग फंक्शन ग्रुप है, इसका सफिक्स लेगा, इसका क्या लेगा? प्रीफिक्स। रूल तो हमारा क्लियर है नोमेनक्लेचर का। हम पूछ सकते हैं ये भी, बताओ रूल ऑफ नोमेनक्लेचर क्या होगा? तो आपको क्या बोलना होगा? प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स अप्लाई कर दो। प्रीफिक्स ये कमजोर है ना, इसका प्रीफिक्स रहेगा हाइड्रोक्सी। क्या पे मिला है? 2 पे लगा है, 2 हाइड्रोक्सी। फिर रूट वर्ड 4 कार्बन रूट क्या हो जाएगा? ब्यूट। प्राइमरी सफिक्स कौन सा हो जाएगा? एएनई। सेकेंडरी सफिक्स कौन सा हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक सफिक्स क्या हो जाएगा? ओइक एसिड। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। हम आपसे पूछ सकते हैं आपका इनर्ट मेटल कौन सा है, तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज जाना होगा। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज में आप लोग याद होगा, लिख के ब्यास का नाम लेकर अमोनियम मैग्नीशियम क्रोमियम फ्लेगोनेशन बबल एक उत्तर एजी हेजी और पीटो। एजी हेजी और पीटो। तो अगर इनर्ट मेटल बोला जाए तो इनसे भी बोल सकते हैं। मेनली आपको इनर्ट मेटल में आता है एयू एंड पीटी को जनरली हम लोग काउंट करते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग चैप्टर पे अब हम लोग इन करने वाले हैं मोल कंसेप्ट के क्वेश्चंस को। मोल कंसेप्ट से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव को हम लोग उठाएंगे, जो हम आपसे क्वेश्चन राइज कर सकते हैं स्टडी को। चलिए नेक्स्ट हम लोग मोल कंसेप्ट पे चल रहे हैं। मोल कंसेप्ट में अगर हमने क्वेश्चन राइज किया कि बताओ भाई हमें क्या पूछना है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन राइज करना है, तो आपको तैयार भी वैसे ही होना है। तो अगर हमने पूछ दिया मोल फ्रैक्शन, पहले ऐसे भी पूछते हैं मोल बताओ भाई, मोल कैसे फार्मूला, मोल का फार्मूला क्या होगा? तो एकदम शॉर्टली बोलना है, गिवन मास बाई मोलर मास। पहला फार्मूला कौन सा? गिवन मास बाई मोलर मास। दूसरा फार्मूला क्या हो जाएगा सर? गिवन नंबर बाई एवोगाड्रो नंबर। मोल निकालेंगे, दो फार्मूला, गिवन मास बाई मोलर मास, दूसरा कौन सा? गिवन नंबर बाई एवोगाड्रो नंबर। को दिया है। अब हम पूछ देंगे 10 ग्राम सोडियम दिल है, कितना ग्राम दिल है? 10 ग्राम सोडियम, बताओ कितना मोल? अच्छा गिवन है 10 ग्राम, ठीक है। अब मोल मास कितना, मतलब सोडियम का एटॉमिक मास कितना? 23 ग्राम। नहीं याद आता है तो हमसे पूछना सर एटॉमिक मास बता दीजिए ना, तो हम बता देंगे सोडियम का एटॉमिक मास कितना? 23 ग्राम। तो सर गिवन मास बाई मोल मास कितना हो गया? यही हमारा मोल हो गया, 10 ग्राम सोडियम है सर, इसका मतलब 10/23 मोल सोडियम हो गया। अगर हम पूछ दिए 10 वो सोडियम है, बताओ क्या मोल सोडियम? तो सर ये तो नंबर दल रहा है ना, पहचान जाना है आपको। तो गिवन नंबर बाई एवोगाड्रो नंबर, गिवन नंबर बाई एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर कितना होता है आप लोग मालूम होगा? 6.023 × 10⁻23 को दे दी ना, 6.023 × 10⁻23 इतनी मोल होगा आपका। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर हम क्वेश्चन राइज किए कि बताओ 1 मोल H2SO4 में, क्वेश्चन पूछ सकते हैं 1 मोल H2SO4 में कंटेन कितना मोल ऑक्सीजन एटम, तो क्या बोलेंगे? अच्छा एक पैकेट में 4 रसगुल्ला है, तो 1 दर्जन पैकेट में कितना दर्जन रसगुल्ला होगा? 4 ही दर्जन होगा ना। मतलब 1 मोल H2SO4 में कितना ऑक्सीजन एटम होगा? तो पहले ये अच्छा 1 मोल क्या करेंगे, 1 H2SO4 में 4 ऑक्सीजन,
तो मोल से गुना कर दो, 1 मोल इधर, इधर भी मोल से गुना कर दो, 4 मोल ऑक्सीजन एटम हो गया। अगर आप पूछ दिया नहीं कितना ऑक्सीजन एटम, मोल में नहीं पूछा, तब क्या बोलेंगे? अरे मोल का वैल्यू डाल दो, 4 का 4 लिख दिए, मोल का वैल्यू कितना है, N0 ऑक्सीजन एटम। मतलब 1 मोल H2SO4 में कितना ऑक्सीजन एटम, 4 N0 ऑक्सीजन एटम। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, एकदम बचा क्वेश्चन। आगे इसके बाद हमें राइज किए कि बताओ मोलारिटी का डिफिनेशन बताओ, तो आपको पूछ लेना है RITY की LITY। अगर हमने बोला RITY तो क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। मोलारिटी का डिफिनेशन क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। अगर हमने, ये था डिफिनेशन किसका, मोलारिटी का, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। अगर हम इसमें पूछ दिए प्योर वाटर का मोलारिटी कितना होगा, तो ध्यान में रखना, हमने समझाया हुआ है प्योर वाटर का मोलारिटी कितना होता है, 55.5 समथिंग होता है। कोई दिक्कत तो नहीं होना, पूछ दे सकते हैं, ठीक है। अगर हमने पूछा नहीं मोलारिटी नहीं बताओ हुआ, आप हमें डिफिनेशन बताओ मोलालिटी का, बोले अच्छा लिट्टी चोखा ना सर, ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। कोई दिक्कत नहीं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अगर हमने पूछा नॉर्मालिटी, नॉर्मालिटी डिफिनेशन क्या बोलोगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नॉर्मालिटी का डिफिनेशन क्या होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हमने पूछ दिया सर ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बोले तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, तो गिवन मास बाई इक्विवेलेंट मास, याद रखिएगा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, तो गिवन मास बाई इक्विवेलेंट मास। अच्छा इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, तो सर मोलर मास बाई वैलेंसी, मोलर मास बाई इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, मोलर मास बाई वैलेंसी। नॉर्मलिटी फिर से, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे सर, तो गिवन मास बाई इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे सर, तो मोलर मास बाई वैलेंसी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, चलिए ठीक है। अब इसके बाद अगर पूछ दिए हम आपसे मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, डिफिनेशन क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन। मतलब कंपोनेंट क्या हो सकता है, सॉल्यूट हो सकता है तो सॉल्वेंट होगा। अगर क्वेश्चन के राइट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बोल दिया गया था, तो सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन। 1 मोल सॉल्यूशन में कई मोल सॉल्यूट है, वही मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। हम पूछ दिए सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या बोलोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन। अगर आपको बोल दिए सर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट में कोई रिलेशन है, बोले हाँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, ये सब बच्चा लोग क्वेश्चन है, जितने भी बेसिक क्वेश्चन है सभी को हम लोग शामिल कर दिए हैं। कोई दे ना, अब मोल फ्रैक्शन से हम आगे निकल रहे हैं। अच्छा इसमें अगर पूछ दिया इंपेरिकल फार्मूला का और मोलिकुलर फार्मूला का रिलेशन है, तो बोले हाँ, मोलिकुलर फार्मूला बराबर क्या हो जाएगा, n इंटू इंपेरिकल फार्मूला। याद रखिएगा मोलिकुलर फार्मूला बराबर क्या होता है, n इंटू इंपेरिकल फार्मूला। जैसे कि इंपेरिकल फार्मूला आपका CH2 है, तो अगर हम बोलेंगे बताओ, जैसे मैं बोल दिया कि C2H6 है, इसका इंपेरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, तो 2 कॉमन है, 2 का हटा दो, क्या हो जाएगा CH2, सॉरी CH3, 2 कॉमन है, हटा दिए। हम पूछ सकते हैं C2H6 का इंपेरिकल फार्मूला कौन सा होगा, तो CH3 होगा। और हम बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं C6H6 का इंपेरिकल फार्मूला कौन सा होगा, अच्छा 6 कॉमन है ना, 6 को हटा दो, क्या बचेगा CH, तो इंपेरिकल फार्मूला कौन सा हो गया CH। बेंजीन का इंपेरिकल फार्मूला कौन सा हो जाएगा, CH हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, तो ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पर हम, अच्छा एक और बताए थे, मोल में एक क्वेश्चन था, वेपर डेंसिटी कैसे निकाले थे, मोलर मास बाई 2। याद रखिएगा मोलर मास बाई 2, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लगभग जो शॉर्टली हो सकता था, जो क्वेश्चन राइज हम कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस कर दिया। तो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में इंटर कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग्स में। हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पर बातचीत करने को चल रहे हैं। केमिकल बॉन्डिंग में हमने ऑब्जेक्टिव हम उठाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या क्या चीज पूछ सकते हैं आपसे। अगर केमिकल बॉन्डिंग में इंटर करेंगे, सबसे पहले हम पूछेंगे क्या चीज, आयनाइजेशन एनर्जी हम पूछ सकते हैं। व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी, हमको बताए थे ना
कि कम से कम कितना थप्पड़ दें कि तुम 1 रुपया निकाल दो, मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय विच दे इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड एटम। कम से कम कितना एनर्जी दिया जाए कोई एक एटम को कि वो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, खुद से बाहर निकाल दे। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय विच दे इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड एटम को दिया नहीं होना चाहिए। आयनाइजेशन एनर्जी की बात हमने बताया था कौन सा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या था, सिंपल सा नाम में काम छुपा हुआ है। जब इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे जितना एनर्जी रिलीज होगा, हम कोई भी चीज गेन करते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं ना। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू एन आइसोलेटेड एटम। एक अकेला एटम में एक इलेक्ट्रॉन जब हम ऐड करते हैं तो वो एटम जितना एनर्जी रिलीज करेगा वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आ सकता है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होता है, अगर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पूछ दी क्या होगा, सबसे आसान है अट्रैक्शन टुवर्ड इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, मतलब अट्रैक्शन टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन को कोई खींच रहा है तो क्या बोले, उसका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सबसे ज्यादा किसका था, क्लोरीन का, हमने बताया था आप लोग को ध्यान में रखने के लिए, ठीक है। फिर अगर बात किया जाए तो परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, तो आयनिक बॉन्डिंग में आओ। आयनिक बॉन्डिंग में बढ़िया आयनिक बॉन्ड किसे कहते हैं, एक बढ़िया कैटायन एक अच्छा एनायन। एक अच्छा कैटायन किसे कहते हैं, जिसका एटॉमिक रेडियस क्या हो, ज्यादा हो कम हो। बताते कैटायन का रेडियस क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। एनायन रेडियस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। अच्छा बताओ, हम पूछते एक अच्छा आयनिक बॉन्ड कौन बनाएगा, आयनिक कंपाउंड कौन बनाएगा, NaCl या KCl। तो क्लोरीन तो सेम हो गया ना, हम पूछ दे सकते हैं अच्छा आयनिक कंपाउंड कौन सा है, NaCl या KCl। तो बताओ, क्लोरीन तो साइड हो गया, Na+ और K+। तो सर इसका हलीना करब सफा, हलीना करब सफा, इसका रेडियस कम होगा, इसका रेडियस ग्रुप में जाते हैं तो इसका रेडियस बढ़ जाता है। सर ये बढ़िया कैटायन बनेगा, मतलब बढ़िया कंपाउंड कौन बनाएगा, ये बनाएगा। कोई तो नहीं होना चाहिए। हम इसी में पूछे थे क्या, लैटिस एनर्जी भी हम लोग लाए थे। लैटिस एनर्जी क्या था, लैटिस एनर्जी डिफिनेशन में आ गया था, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, वन मोल आयनिक कंपाउंड बोल सकते हो। कोई दिन है, हमने फिर क्या बोला, लैटिस एनर्जी क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ वन मोल आयनिक कंपाउंड। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमने बोला था कि एक अच्छा आयनिक कंपाउंड बनाने क्या चाहिए, एनर्जी रिलीज ज्यादा होना चाहिए। कंडीशन फॉर आयनिक कंपाउंड क्या बोलते हैं, एनर्जी रिलीज ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू एनर्जी गेन। मतलब एनर्जी रिलीज में कौन सा हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस लैटिस एनर्जी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन को ऐड करो तो एनर्जी रिलीज होगा ना। लैटिस एनर्जी भी क्या है, ये कंपाउंड बन रहा है, कंपाउंड जितना एनर्जी रिलीज हुआ वो मस्ट, ये दोनों को मिलाकर मस्ट भी ग्रेटर देन होना चाहिए किसके, आयनाइजेशन एनर्जी के। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी में एक आया था टर्म कि सर आयनिक कंपाउंड वाटर में घुल जाता है, ठीक है ना, सोलूबल हो जाता है। आयनिक कंपाउंड वाटर में सोलूबल है तो उसका कंडीशन क्या है, तो हम बोलते हैं अच्छा सोलूबल है ना, मतलब वाटर में घुला रहे हैं, मतलब हाइड्रेशन करवा रहे हैं, तो पक्की बात वाटर से अट्रैक्शन ज्यादा है तब तो घुल जा रहा है ना। मतलब अगर अट्रैक्शन ज्यादा है तो एनर्जी रिलीज ज्यादा होगा। मतलब हमने बताया था वाटर में घुलने का कंडीशन क्या है, तो मस्ट भी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू लाइटेस्ट एनर्जी। वाटर में कब कोई आयनिक कंपाउंड घुल पाएगा, जब उसका हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हो, किसके, किससे, लाइटेस्ट एनर्जी से। कोई दिक्कत नहीं ना, हाइड्रेशन एनर्जी समझ में आता है ना। नेक्स्ट डिफिनेशन कौन सा हो गया, हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी क्या हुआ, तुम ठंडा में स्नान किए होगे, महसूस किए होगे, जैसे पानी लेते हो ना तुम्हारे बॉडी से भाप निकलता होगा, मतलब वो एनर्जी रिलीज हो रहा है। तुम वाटर को ऐड किए बॉडी में, बॉडी तुम्हारा कुछ पानी को सोखा होगा, उस ड्यूरेशन में जितना एनर्जी रिलीज हुआ, तुम क्या कर रहे हो, हाइड्रेशन कर रहे हो, वाटर को ऐड कर रहे हो, उस ड्यूरेशन में जितना एनर्जी रिलीज हुआ, हाइड्रेशन एनर्जी। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग एडिशन ऑफ वाटर, ड्यूरिंग एडिशन ऑफ वाटर। को देर नहीं तो घुले कोई चीज वाटर में, उससे जरूरी क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू लैटिस एनर्जी। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ये सब बेसिक टर्म हुआ। चलिए नेक्स्ट टर्म क्यों चलते हैं। चलिए हम लोग कोवैलेंट बॉन्डिंग में अगर क्वेश्चन हमें राइज करेंगे तो कहां से करेंगे, हाइड्रोजन में एंटर करेंगे। हम पूछ सकते हैं sp हाइब्रिडेशन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो लीनियर होगा। अगर हम बोलेंगे sp2 हाइब्रिडेशन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो भाई साहब ट्रायंगुलर प्लेनर होगा, ट्रायंगुलर प्लेनर। अगर sp3 का असर कैसा होगा, तो टेट्राहेड्रल होगा। कैसा होगा, टेट्राहेड्रल। इसका एंगल कितना था, 180 डिग्री था। इसका कितना था, 120। ये भी पूछते हैं sp2 में बॉन्ड एंगल कितना होगा, वो आता है 120 डिग्री।
sp3 में बॉन्ड एंगल कितना होगा, तो 109.5 डिग्री, याद रखेगा। इसका असर कैसा होगा, टेट्राहेड्रल होगा। अगर sp3d का असर कैसा होगा सर, तो ट्रायंगुलर बायपिरामिडल। कैसा था, ट्रायंगुलर बायपिरामिडल। इसका एंगल कितना, 90 और 120 डिग्री, याद रखिएगा, ट्रायंगुलर बायपिरामिडल। अगर sp3d2 का असर बोल दिए तो ऑक्टाहेड्रल। कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल। सभी एंगल कितना पे होगा, 90 डिग्री पे होगा, ऑक्टाहेड्रल। अगर sp3d3 हम पूछ दिए, इसका असर कैसा होगा, तो हमने बताया था कौन सा, एक बॉन्ड ऐड कर दो, पेंटागोनल बायपिरामिडल। कौन सा, पेंटागोनल बायपिरामिडल। कोई दिक्कत नहीं ना है। अब इसी में बोल दिया गया कि अगर सर sp2 में एक लोन पेयर आ गया, तब एक लोन पेयर आ गया था, इसको हटा दो। ऐसा लग रहा है, अरे लोहा का रॉड को मोड़ दियो, बेंट टाइप शेप लग रहा है, या भी शेप इसको बोल सकते हैं। अगर sp2 में एक लोन पेयर आ गया तो भी शेप बोल सकते हैं, शेप अगर पूछा तो। sp3 में अगर एक लोन पेयर आ गया तब इसको हटा दो। कैसे लग रहा है, टेंट टाइप का नहीं लग रहा है, एगो ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, एगो पेनमा को ऐसे रख दो, ट्रायंगुलर पिरामिडल। कैसा लग रहा है, ट्रायंगुलर पिरामिडल हो जाएगा शेप। अगर दो लोन पे आ गया तब फिर लग रहा है भी शेप आ गया। ठीक है, sp3d में अगर एक लोन पे आ गया तो सर काट दो, सी शार्प शेप हो गया। कौन सा हो गया, सी शार्प। अगर दो लोन पे आ गया तब इसको रहने दो, दोनों पैर में काट दो, टी शेप हो गया। अगर तीन लोन पे आ गया तब पैर और सर दोनों काट दो, लिनियर हो गया। कोई देते ही ना है। अगर sp3d2 में एक लोन पे आ गया तब इसको काट दोगे तो क्या बचेगा, स्क्वायर पिरामिडल शेप हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिड। अगर दो लोन पे आ गया तब स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, आपको ध्यान में रखना चाहिए ये सब चीजें। तो ठीक है, नेक्स्ट वन। अगर नेक्स्ट वन हम लोग बात करने को चले सिंगल बॉन्डिंग में, तो स्ट्रक्चर शेप के बाद हम अगर आगे बढ़ेंगे तो कहां पर बढ़ेंगे, डायपोल मोमेंट की ओर जाएंगे। अच्छा, डायपोल मोमेंट के पहले थोड़ा सा एक चीज और हम पूछ सकते हैं, रेजोनेंस क्या है। आपका जवाब आना चाहिए दैट इज डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत नहीं है। फिर रेजोनेंस के बाद हम पूछ सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर क्या है। बॉन्ड ऑर्डर क्या बोलोगे, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स। जैसे S2 में बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 1 हो गया। O2 में बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 2 हो गया। N2 में बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। तो इसी में फॉर्मूला लाए थे, बॉन्ड ऑर्डर अब क्या था, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए थोड़ा सा इंक थोड़ा डाउन हो गया, थोड़ा सा इसको ऐड कर लेते हैं फिर हम बात करते हैं। अगर हमने नेक्स्ट वन बात करने को चला, बॉन्ड निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। बॉन्ड कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कोई दिक्कत नहीं है। हम ये भी पूछते हैं रेजोनेंस होने कंडीशन क्या क्या चीज है। तो अच्छा चलो ठीक है, रेजोनेंस होने कंडीशन नहीं पूछेंगे, ज्यादा उल्टान दे रहे हैं आप। हम इस बात मानते हैं, आगे बढ़ गए हम लोग, बातचीत किए उसके बाद बोले भाई साहब डायपोल मोमेंट के बारे में जानते हो। डायपोल मोमेंट का ऐसा यूनिट क्या होगा, तो डिवाई। डायपोल मोमेंट का ऐसा यूनिट क्या होगा, डिवाई। डायपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं, तो मॉड क्यू इंटू डी। डायपोल मोमेंट का ऐसे, डायपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं, मॉड क्यू इंटू डी। डायपोल मोमेंट का ऐसा यूनिट क्या हो गया, डिवाई। अच्छा, 1 डिवाई बराबर कितना होगा, तो 10⁻10 ESU एंगस्ट्रॉम। याद रखिएगा, ESU चार्ज का यूनिट है, स्मॉल यूनिट है। ठीक है, 1 डिवाइड बराबर कितना होगा, 10⁻10 ESU एंगस्ट्रॉम। को दे दी ना है, ESU एक यूनिट है चार्ज का। ठीक है, अब एक भी क्वेश्चन हम क्रिएट कर सकते हैं कि बताओ किसमें डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, ये पारा वाला में या फिर ऑर्थो वाला में ज्यादा डायपोल मोमेंट किसका होगा। आपका जवाब क्या होगा, हमने बताया था, ये तो एक इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है, जीरो हो गया। इससे डायपोल मोमेंट क्या होगा, इधर खींच रहा है, ये भी इधर खींच रहा है, डायपोल मोमेंट किससे ज्यादा होगा, ऑर्थो का। अगर हमने कंपेरिजन कर दिया, नहीं बताओ तुम डायपोल मोमेंट किससे ज्यादा होगा, ऑर्थो का कि पारा का, क्या बोलोगे। अच्छा, इसमें एंगल बाय ज्यादा था ना, तो डायपोल मोमेंट जीरो हो गया था। और जितना ज्यादा एंगल होगा उतना डायपोल मोमेंट कम होगा। मतलब इसमें एंगल ज्यादा लग रहा है सर, कैसे ज्यादा एंगल लग रहा है, इसमें एंगल कम लग रहा है, इसमें एंगल कम है, मतलब इसमें डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। जिसमें कम एंगल उसमें डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम ये भी पूछते हैं इन जनरल सिस और ट्रांस में किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। सिस और ट्रांस में ये कौन सा हो गया, सिस हो गया था, और ये कौन सा हो गया था, ये ट्रांस था। इन जनरल सिस और ट्रांस में सबसे डायपोल मोमेंट किसका होगा, तो ये किधर खींच रहा था, या किधर खींच रहा था, कैंसिल हो जाएगा, एक इधर देगा एक इधर देगा, कैंसिल। मतलब सिस ये कौन सा हो गया, ट्रांस। ट्रांस का डायपोल मोमेंट जनरली क्या हो गया, जीरो हो गया। सिस का क्या हो गया,
एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, कुछ ना कुछ तो खिंचा ही जाएगा ना। मतलब इन जनरल अगर हमने पूछा सिस ट्रांसमिट सबसे डेवलपमेंट किसका ज्यादा होगा, तो आपका सिस का डेवलपमेंट ज्यादा होगा, ट्रांसमिट जीरो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग का। अगर हम यहाँ पर बॉन्ड पैरामीटर में चले गए, हम पूछेंगे बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ कब बढ़ेगा, तो हम बोलेंगे बॉन्ड ऑर्डर घटेगा। देखो ध्यान से, हमने आपको याद करवाया था सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। बॉन्ड लेंथ इसका कितना था, 154 पिकोमीटर हमने बताया था आपको। इसका 134 पिकोमीटर, इसका 120 पिकोमीटर। बताओ सिंगल बॉन्ड था मतलब बॉन्ड ऑर्डर 1 था, थोड़ा सा बॉन्ड लेंथ ज्यादा था। डबल बॉन्ड हो गया, 2 बॉन्ड हो गया, देखो सिंगल रेसिस बंद है वो दूरियां ज्यादा रहेगा। वही डबल कर दिया जाएगा तो नजदीक आ जाओगे, बॉन्ड लेंथ कम जाएगा। ट्रिपल कर दिया जाएगा और नजदीक आ जाओगे, मतलब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ घटेगा। कोई दिक्कत नहीं ना है, मतलब समझ में आ गया। अगर sp हाइब्रिडाइज्ड है, sp हाइब्रिडाइज्ड है तो बॉन्ड लेंथ बहुत कम हो जाएगा। मतलब पर हम ये भी पूछते हैं बॉन्ड लेंथ परसेंटेज ऑफ एस कैटर बढ़ा दिया जाए, परसेंटेज ऑफ एस कैटर बढ़ा दिया जाए तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा घटेगा, तो घट जाएगा। एस कैटर बढ़ गया मतलब नाटा आदमी संख्या बढ़ गया तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना है, ठीक है। नेक्स्ट वन हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ के बाद बॉन्ड एनर्जी पर। हम ये भी पूछते हैं बॉन्ड एनर्जी क्या है। बॉन्ड एनर्जी में दो डिफिनेशन था, बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी, दूसरा कौन सा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। याद होगा बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी, दो एटम जब बॉन्ड बनाता था तो जितना एनर्जी रिलीज हुआ, बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग एडिशन ऑफ टू एटम्स, या फिर पूछते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। को दे देना है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है, तो सर ये एनर्जी रिक्वायर्ड था, कम से कम कितना एनर्जी दें कि बॉन्ड टूट जाए, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए केमिकल बॉन्ड। एक बॉन्ड को तोड़वाने के लिए कम से कम कितना एनर्जी दिया जाए कि टूट जाए, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहलाएगा। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय विच बाय बाय यही इसको ऐसे बोलते हैं, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए केमिकल बॉन्ड्स। एक केमिकल बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम से कम जितना एनर्जी देना पड़ेगा, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए केमिकल बॉन्ड्स को दे देना है। आप बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी मानो या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, हमने बताया था बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेशन में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ज्यादा वैल्यू है, उसको हम ज्यादा बढ़िया से कैलकुलेट कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ बॉन्ड एनर्जी कब ज्यादा बढ़ेगा, बॉन्ड एनर्जी कब ज्यादा बढ़ेगा बताओ। एक सिंगल हाथ से पकड़े हुए हैं उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, डबल हाथ से पकड़े हुए हैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है तो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। मतलब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाएगा। मतलब समझ में आ गया सर, मतलब ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा, ट्रिपल बॉन्ड में मतलब sp हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब परसेंटेज ऑफ s बढ़ेगा ना सर तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाएगा। मतलब परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर बढ़ा तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बॉन्ड एंगल पाए थे, बॉन्ड एंगल क्या था, मिनिमम एंगल बिटवीन टू एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में मिनिमम जो एंगल था, अगर ये है यहाँ पर b है यहाँ पर b है, ये एंगल बॉन्ड एंगल कहलाएगा। तो बताए थे बॉन्ड ऑर्डर पे देख लो, अगर बॉन्ड 1 है तो बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड 109.5 डिग्री होगा। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 2 हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज्ड बॉन्ड एंगल कितना होगा 120 डिग्री। एंगल बढ़ते जा रहा है, कब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ाते जा रहे हैं, एंगल बढ़ते, यहाँ पे sp हाइब्रिडाइज्ड आ गया तो बताओ sp हाइब्रिडाइज्ड आने से क्या हो गया, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। मतलब अगर परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर बढ़ाओगे, परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर बढ़ाओगे तो बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, बढ़ेगा। को दे दी ना है, चल ठीक है। एक चीज और बताए थे, अगर लोन पे बढ़ा दोगे, लोन पे बढ़ते जाएगा तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, सिकुड़ते चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम लोग बात किए थे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर, तो ठीक है नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट में हम लोग बात करने चल रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन कौन बनाता है हम ये पूछ सकते हैं, तो अब आंसर क्या होगा, कौन है, मतलब जिस मॉलिक्यूल में FH के बीच में बॉन्डिंग हो, H के बीच में बॉन्डिंग हो या NH के बीच में बॉन्डिंग हो, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरली बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम पूछ सकते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है। इंटरमोलिकुलर, अच्छा दो मॉलिक्यूल के बीच में, दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाएगा। तो क्या बोलोगे आप, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अकर्स इन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कॉल्ड एज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हमने बोला इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा इंटर मतलब विद इन
इंटर मतलब बिटवीन टू मोलिक्यूल्स, दो मोलिक्यूल के बीच में, दो फैमिली के बीच में। इंटर, इंट्रा बोल देता विद इन फैमिली, मतलब विद इन मोलिक्यूल्स, एक ही मोलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया तो इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने पर वाटर, कोई मोलिक्यूल जिसे जानते हैं लाइट और लाइक सॉल्वेंट हमारा वाटर है, उसमें कौन घुलेगा? जनरली घुलना देता है इनऑर्गेनिक सॉल्यूट को। लेकिन ऑर्गेनिक भी घुल सकता है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। मतलब वाटर में कौन जल्दी घुलेगा? जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा बताओ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा तो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, वीकर हो जाएगा? तो हम बोलेंगे अगर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है तो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बन जाएगा। कब? शर्त एक ही है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना चाहिए। मतलब HF के बीच में देखो ना, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दो मॉलिक्यूल की। तो इसका बॉन्ड तोड़ना आसान है, बहुत डिफिकल्ट होगा। टूटेगा, इधर जोड़ लिया, ये टूटा इधर, दूसरे से जोड़ लिया, कहीं पर अकेले तुमको दिखेगा ही नहीं। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने से बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। अच्छा ठीक है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने से बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गया, मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा ना। इसको मेल्ट करवाने में ज्यादा हीट देना पड़ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाता है, मतलब क्यों? एसिडिक स्ट्रेंथ किसे बोलते हैं? कोई केमिकल जल्दी H+ त्याग कर दिया तो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। अब बताइए HF स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं कहलाएगा, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़ भी दिया तो इससे जुड़ा हुआ है, कहीं पे H+ मिल रहा है ना। मतलब जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है वो वीक एसिड कहलाता है। कोई देती ना है। और वही इंट्रा में अगर आ जाओ, जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लिया वो जल्दी H+ त्याग कर देगा, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ये जल्दी H+ त्याग कर, ये बॉन्डिंग बनाया ये निकल देगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, नेक्स्ट वन हम लोग बातचीत करते हैं। एक टर्म था MOT, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरम, उससे भी हम पूछ सकते हैं क्वेश्चन, फेवरेबल क्वेश्चन, एकदम आसान से क्वेश्चन। O2 पैरामेग्नेटिक है कि डायमेग्नेटिक है? तो भाई सब ध्यान रखिएगा, इसी भी तो पूरा कहानी स्टार्ट हुआ था। एक ऐसा है पैरामेग्नेटिक सब्सटेंस, इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था। O2 का जब MOT देखा तो उसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था। अच्छा ठीक है, पैरामेग्नेटिक सब्सटेंस क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखा। बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? तो बॉन्ड ऑर्डर पे वो ट्रिक दिए थे, N2 का टोटल इलेक्ट्रॉन 14 था, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया था? 3 हो गया था। N2 में देखो ना, N2 में अगर देखोगे तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 3 होता है ना जी। क्यों? क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर किसी का 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा टोटल इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड कितना हो जाएगा? 0.5 घटा दो, 2.5। अगर 16 इलेक्ट्रॉन हो गया तब 2, अगर 17 इलेक्ट्रॉन हो गया तब बॉन्ड कितना हो जाएगा? 1.5। अगर 18 इलेक्ट्रॉन हो गया तब 1। अगर सिमिलरली इधर घटाते चल जाओ, अगर 13 इलेक्ट्रॉन हो गया तब बॉन्ड कितना हो जाएगा? 2.5। अगर 12 इलेक्ट्रॉन हो गया तब 2, अगर 11 इलेक्ट्रॉन हो गया तब 1.5। सिमिलरली को दे देना है। अगर 19 इलेक्ट्रॉन हो गया तब 0.5 हो जाएगा। वैसे इधर भी अगर 10 इलेक्ट्रॉन हो गया तब 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा ठीक है, हम ये भी पूछते हैं, अच्छा एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल कितना बनेगा? तो सर जितना बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होगा उतना ही क्या होगा? उस मोलिक्यूल में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होगा। कोई दिक्कत नहीं है। चल ठीक है, हम ये भी पूछ सकते हैं नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना बनेगा? तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट ऑर्बिटल। हम ये पूछ सकते हैं कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल है कि नॉन डायरेक्शनल है? कोवेलेंट बॉन्ड बताते ओवरलैपिंग जरूरी है, ओवरलैपिंग में डायरेक्शन चाहिए। तो मतलब कोवेलेंट बॉन्डिंग कैसा है? डायरेक्शनल बॉन्ड है। आयनिक बॉन्डिंग, तुम यहाँ रहो, तुम्हारे मैडम जी कहीं रहे, आपके बीच में एक अट्रैक्शन बना हुआ रहेगा, मतलब क्या है? नॉन डायरेक्शनल। तुम यहाँ रहो चाहे वहां लंदन में हो रहे, अट्रैक्शन बना हुआ रहेगा। मतलब कोवेलेंट बॉन्डिंग आपका कैसा है? नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग कैसा है? डायरेक्शनल है। जबकि आयनिक बॉन्डिंग कैसा है? आयनिक बॉन्डिंग नॉन डायरेक्शनल। तुम कहो रहो ना भाई, जस्ट लाइक लव मैरिज की तरह है आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग आपका नॉन डायरेक्शनल है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम पूछ सकते हैं इसी में, जो ओवरलैपिंग पढ़ा था सिग्मा बॉन्ड बना था और कौन सा बना था? पाई बॉन्ड बना था। हम पूछते हैं सिग्मा बॉन्ड कौन सा ओवरलैपिंग से बना था? आपका आंसर क्या होगा? लिनियर ओवरलैपिंग से। किससे बनाया था? लिनियर। अच्छा सिग्मा बॉन्ड डायरेक्शनल था कि नॉन डायरेक्शनल? सिग्मा बॉन्ड एक लिनियर ओवरलैपिंग के लिए डायरेक्शन जरूरी था, मतलब सिग्मा बॉन्ड डायरेक्शनल बॉन्ड है। हम ये भी पूछते हैं सिग्मा बॉन्ड फ्री रोटेशन में पार्टिसिपेट करता है कि नहीं करता है? तो भाई साहब सिग्मा बॉन्डिंग है, इसको फ्रीली रोटेट करवा सकते, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। सिग्मा बॉन्ड फ्री रोटेशन में पार्टिसिपेट करता है। पाई बॉन्ड से, पाई बॉन्ड के डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, ये नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड है। अच्छा ठीक है, तो पाई बॉन्ड क्या फ्री रोटेशन में पार्टिसिपेट करेगा? नहीं। तो अच्छा रेजोनेंस में कौन पार्टिसिपेट करेगा? सिग्मा बॉन्ड की पाई बॉन्ड? पाई बॉन्ड भाई साहब। क्यों? क्योंकि पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड नहीं है, वीक ओवरलैपिंग से बना है, तो तोड़ना क्या है? आसान। तोड़ना भी आसान और बनाना भी आसान। तो हम पूछ सकते हैं
रेजोनेंस में कौन पार्टिसिपेट करेगा? पाई बॉन्ड। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है। एक टर्म आता है वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या था? यार वीक अट्रैक्शन था, लेकिन वो किस पर डिपेंड करता था? मोलिकुलर वेट पर। किस पर? मोलिकुलर वेट पर, याद रखिएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मोलिकुलर वेट ज्यादा रहेगा तो वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। कोई दिक्कत नहीं। और वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बॉइलिंग पर भी डिपेंड करता है। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो उसका वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। हम ये पूछते हैं वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितने टाइप का था? 3 टाइप का था। डायपोल डायपोल अट्रैक्शन, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन, इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। हम लोग चल रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पर। एटॉमिक स्ट्रक्चर चलते हैं तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम पूछ सकते हैं बच्चा लोग क्वेश्चन, अल्फा पार्टिकल किसे कहते हैं? अल्फा पार्टिकल क्या बोल देंगे? हीलियम प्लस 2 को अल्फा पार्टिकल कहते हैं। ठीक है। हम ये भी पूछते हैं बोर्स थ्योरम किसके लिए एप्लीकेबल है? बोर्स थ्योरम तो 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए। किसके लिए है? 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, जैसे हाइड्रोजन हो गया, लिथियम प्लस 2 हो गया। लिथियम में कितना होता है? 3 होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। सिमिलरली कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम ये पूछ सकते हैं, बताओ अगर हम ये पूछते क्या चीज कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है? न्यूक्लियस का रेडियस कितना होता है? आपको याद रखना 1.33 और 10⁻15 ये पावर क्या? 1/3 मीटर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग का। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है? 1.33 × 10⁻15 ए पावर 1/3 मीटर। ये क्या है? एटॉमिक मास है। कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। हम ये पूछ सकते हैं जब अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करवाया गया था तो उसमें एक रिलेशन आया था, कौन सा आया था? याद रखिएगा, हाफ mv² इक्वल टू 2kZe²/r। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम ये भी पूछते हैं बोर्स एनर्जी में अगर जाते हैं, बोर्स थ्योरम में आते हैं तो बोर्स रेडियस कितना था? तो 0.529 इंटू n² एंगस्ट्रॉम था। बोर्स वेलोसिटी भी हम पूछ सकते हैं, क्या बोलोगे? 2.18 × 10⁻8 कहाँ हो जाएगा? Z/n सेंटीमीटर पर सेकेंड। बोर्स एनर्जी का फॉर्मूला पूछ सकते हैं। बोर्स एनर्जी का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इसको जूल में भी बोल सकते हैं, -2.18 × 10⁻18 Z²/n² जूल पर एटम। हम ये पूछ सकते हैं हाइड्रोजन एटम के पहला ऑर्बिट में, हाइड्रोजन एटम के पहला ऑर्बिट में, पहला ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन का आयनाइजेशन एनर्जी कितना होगा? आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम विच प्रेजेंट इन फर्स्ट ऑर्बिट कितना होगा? अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बोलेंगे तो 13.6 होगा। कितना होगा? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम ये पूछ सकते हैं, इसके बाद प्लांक्स पे चलेंगे। चलिए हम लोग प्लांक्स इक्वेशन पे चल रहे हैं। प्लांक्स की पहले थोड़ा सा कुछ टर्म को, वेव की टर्म को जान लेते हैं। वेव लेंथ क्या था? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ। 2 लगातार कंसेक्यूटिव क्रेस्ट है, जैसे कि अगर हमने बातचीत किया, एक क्रेस्ट हो गया, 2 लगातार कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव क्रेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है, या ट्रफ। फ्रीक्वेंसी क्या था? आप लोगों को याद होगा, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम। नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम बताते एग्जांपल में, एक सेकंड में तुम कितना बार थपड़ा सकते हो। नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम फ्रीक्वेंसी कहलाया था। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? सेकंड इनवर्स होता है। वेवलेंथ का यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। ठीक है। अब एक टाइम पीरियड था, टाइम पीरियड क्या था? टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन ऑफ 1 ऑसिलेशन। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम लोग बताते कौन सा? वेव नंबर पे चले थे। नंबर ऑफ वेव लेंथ पर यूनिट लेंथ को हम लोग क्या कहते हैं? वेव नंबर बोले थे। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था। प्लांक्स पे आए थे, प्लांक्स इक्वेशन। प्लांक्स इक्वेशन क्या था? हमने बोला था कि बताओ, प्लांक साहब ने बोला था एनर्जी ऑफ फोटोन, जो एनर्जी जाता है वो बंडल के रूप में था, उस बंडल को क्या कहते हैं? क्वांटा कहते हैं या फोटोन कहते हैं। एनर्जी ऑफ फोटोन डायरेक्टली होता है किसके? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के। ऑपोर्चुनिटी के साथ घटाओगे तो कांस्टेंट आएगा, उसको क्या कहते हैं? प्लांक्स कांस्टेंट कहते हैं। तो एनर्जी, एक टर्म और आया था वेव स्पीड आया था, सी बराबर क्या था? लैम्डा न्यू था। सी बराबर लैम्डा न्यू था। को दे दें प्लांक्स इक्वेशन क्या हुआ? ई बराबर एच न्यू। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है। जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उसके पास उतना ज्यादा एनर्जी होगा।
इसी का दूसरा फॉर्मूला कौन सा हुआ था, न्यू को वैल्यू पुट कर दो सी बाई लेमडा, क्या हो जाएगा ई बराबर एस सी बाई लेमडा। अगर कोई फोटोन का वेवलेंथ दिया हुआ है, उसका एनर्जी हम पूछे, हम ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, एक फोटोन इसका वेवलेंथ लेमडा है तो उसका एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, आपका आंसर क्या होगा ई बराबर एस सी बाई लेमडा। हम पूछ सकते हैं एक फोटोन इसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है न्यू, उसका एनर्जी कितना होगा ई बराबर एच न्यू। अब एक सवाल यहाँ पर भी हम क्लियर करते हैं, प्लांक्स कांस्टेंट एच का वैल्यू कितना होगा, तो आपको बोलना होगा 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्लांक इक्वेशन के बाद हम लोग बताए थे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, उसी में था ब्लैक कलर सबसे बढ़िया ऑब्जर्वर भी होता है एनर्जी का, सबसे बढ़िया इमीटर भी होता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी के बाद हम लोग रेडबर्ग इक्वेशन लेके आए थे, वो रेडबर्ग इक्वेशन क्या था, 1 बाई लेमडा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर इंटू 1 बाई एन वन स्क्वायर माइनस 1 बाई एन टू स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जहां पर आर क्या था, रेडबर्ग कांस्टेंट था, रेडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू कितना था 10 9 6 7 7 सेंटीमीटर इनवर्स, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद बातचीत को और भी हम लोग आगे बढ़ाए थे, हम लोग चले थे, इसके बाद हमारा टर्म था डी ब्रॉगली इक्वेशन की ओर चले थे। डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या था, वेवलेंथ बराबर क्या था एच बाई पी, एच बाई पी। अगर उसमें बोला गया था कि अगर एक न्यूट्रल पार्टिकल है, एक न्यूट्रल पार्टिकल है जो काइनेटिक एनर्जी के ई के साथ घूम रहा है, मास एम है, तो उसका वेवलेंथ कितना होगा, सिलेंडर बराबर क्या हो गया था एच बाई रूट अंडर 2m के ई, कोई दिक्कत नहीं। अगर वही चीज बोला जाए कि एक न्यूट्रल पार्टिकल नहीं, अगली बार हम ले लें, ये पहला हुआ, और दूसरा हुआ कोई क्यू चार्ज पार्टिकल है, भी पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ भी क्या है पोटेंशियल डिफरेंस है, भी पोटेंशियल डिफरेंस पर एक्सिलरेट कर रहा है, तो उसका वेवलेंथ कितना होगा, वेवलेंथ बराबर कितना हो जाएगा एच बाई रूट अंडर 2m क्यू भी। अगर वही तीसरा फॉर्मूला था, अगर कोई पार्टिकल है न्यूट्रल पार्टिकल है टी टेम्परेचर पे एक्सेलरेट कर रहा है, कितने टेम्परेचर पर, टी टेम्परेचर पे, तो उसका वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होगा, तो हमने बताया था एच बाई क्या कर दीजिएगा 3 केटीएम, टी टेम्परेचर हो गया केल्विन में, को दिया नहीं। अगर उसी में कुछ रटने वाला टॉपिक था कि इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ का फॉर्मूला बताओ, तो 12.27 बाई रूट अंडर वी पोटेंशियल डिफरेंस है एंगस्ट्रॉम। अगर प्रोटॉन के बारे में पूछ दिया वेवलेंथ तब, तो याद रखना होगा 0.286 बाई रूट अंडर वी पोटेंशियल डिफरेंस है एंगस्ट्रॉम। वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा 0.286 बाई इलेक्ट्रॉन, ये एनर्जी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होना चाहिए। अगर अल्फा पार्टिकल का वेवलेंथ पूछ दिया गया तब 0.101 बाई रूट अंडर वी, वी में पोटेंशियल डिफरेंस, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर। हमने बताया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या था, एक मेटल सरफेस था, उसको कुछ एनर्जी दिए, एनर्जी इंसिडेंस, कुछ एनर्जी उसमें रख लिया गया होगा, उसे थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन कहे थे। फिर जो इलेक्ट्रॉन कुछ बचा होगा, एनर्जी बचा होगा, उसको लेकर भाग गया होगा इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे क्या आ गया, कौन सा थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी किसे कहेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी, या इसी को बोलते हैं वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन बोलो या थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलो। वर्क थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है या वर्क फंक्शन क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेटल सरफेस बाय व्हिच दे इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन। जो पता है एक लड़का बंधा हुआ है एक परिवार में, उस लड़के के बाबूजी आते बोलते हैं कि लड़का को छोड़ दीजिए, आजाद कर दीजिए। बाबूजी बोले नहीं, ऐसे आजाद नहीं करेंगे, 10 लाख लेंगे तब। लड़के के बाबूजी क्या करते हैं 12 लाख देते हैं, 10 लाख बाबूजी रख लिए और 2 लाख लेके लड़का फुर चक्कर हो गया, भाग गया। तो 10 लाख जो बाबूजी रखे ना वही वर्क फंक्शन है, 10 लाख देवो तभी वर्क होता है। मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेटल सरफेस बाय व्हिच दे इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कम से कम कितना दिया जाए मेटल सरफेस को एनर्जी कि वो एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, इजेक्ट कर दे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो वर्क फंक्शन समझ में आ गया, इक्वेशन आ गया, क्या चीज, अच्छा लड़का वापस कितना गया 2 लाख रुपए में बचा हुआ रह गया, लेकर भाग गया। जितना एनर्जी बचेगा लड़के के पास उतना ज्यादा तेज भागेगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना हो गया, कितना दिया गया था, लड़की के बाबूजी दिए 12 लाख रुपया और लड़का के बाबूजी रख लिया कितना 10 लाख रुपया, 2 लाख बचा, 2 लाख लेके भाग गया, स्पीड से निकलेगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन निकला उसे फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनर्जी इंसिडेंस माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलिए, सॉरी वर्क फंक्शन बोलिए,
कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, कोई दिक्कत नहीं, इसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल आया था, उतना दिमाग लगा डिवीजन में आप लोग ध्यान में रखिएगा, उसको आप बढ़िया से समझ में बढ़िया से देख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग आए थे हेसिंग वर्क अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। किस में आए थे? हेसिंग वर्क अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेसिंग वर्क अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या था? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई। कोई दिक्कत नहीं होती। क्या हमने बोला? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई। कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए आप लोग। ये था हेसिंग वर्क अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसके बाद बातचीत को और आगे हम लोग बढ़ाएं। बोले से अबाव प्रिंसिपल क्या था? अबाव प्रिंसिपल क्या था? तो हमने बताया था अबाव प्रिंसिपल नहीं लग रहा है सभी के बाबूजी है, मतलब ये डिफाइन करता है इलेक्ट्रॉन कहाँ पर रहेगा, मतलब कोई किस में ज्यादा एनर्जी होगा किस में कम एनर्जी होगा। तो बताया गया था जिसमें जिस ऑर्बिट में जिस सबसेल में जो भी है n प्लस एल वैल्यू जिसका ज्यादा होगा उसका एनर्जी ज्यादा होगा। तो हम बोलेंगे 1s 2s 2p किसका एनर्जी ज्यादा होगा? देखो ना, इसके लिए n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एस है तो एल, एस के लिए एल का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कुल मिला कितना हो गया? 1 हो गया। 2s के लिए n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2, एस के लिए कितना हो जाएगा? 0, 2 हो जाएगा। 2p में n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एल का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 3। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसका होगा? ये अगर इन तीनों में देखा जाए तो 2p का। जिसका n प्लस एल वैल्यू ज्यादा हो गया उसका एनर्जी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। अगर सेम हो गया n प्लस एल वैल्यू, तब अगर n प्लस एल वैल्यू सेम हो गया तो हम समझेंगे n प्लस एल वैल्यू सेम होने का मतलब, तब कैसे डिफाइन करेंगे किसका एनर्जी ज्यादा है? देखेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर n प्लस एल वैल्यू सेम आ गया दो का तो हम देखेंगे जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा होगा उसका एनर्जी ज्यादा होगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अबाव प्रिंसिपल के बाद आता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है? ये बोलता है ना, पॉली एक्सक्लूजन नहीं, कंक्लूजन बता रहा है। कोई भी सेल में के एलिमेंट में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? तो 2n²। के एलिमेंट में कितना रहेगा? 2n²। कोई सेल में कितने सबसेल रहेंगे? तो n सबसेल रहेंगे। पहला सेल के है तो उसमें पहला सेल है तो उसमें एक ही वो सबसेल रहेगा, दूसरा सेल है तो उसमें 2 सबसेल रहेगा। आप ये पूछ सकता है कोई भी सेल में कितने सबसेल रहेंगे? तो n² होगा। पहला सेल है के तो उसमें कितने सबसेल होंगे? कितने, और देखो ये क्वेश्चन मिस्टेक हो गया। कोई भी सेल में कितने ऑर्बिटल होंगे? तो n² हो जाएगा। जैसे के में कितने सबसेल होंगे? के में कितना हो जाएगा? तो एक ही को सबसेल होगा, n का वैल्यू 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1। चलिए ठीक है, थोड़ा सा डिस्टरबेंस है, कॉल आ रहा है, 1 मिनट रुकिए। हाँ, एक बच्चे का कॉल आ गया सर, अभी तक वीडियो नहीं आया, तभी तो रिकॉर्डिंग ही हो रहा है। ठीक है, अगर हम बोलते हैं एल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे? एल में 2 सबसेल होगा, एस भी होगा और पी भी होगा। तो इसमें कितने ऑर्बिटल? एस में 1 ऑर्बिटल, पी में कितना ऑर्बिटल हो गया? 3 हो गया। 3 1 4 हो गया, मतलब 2 का स्क्वायर। मतलब कोई भी मेन एनर्जी सेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, मतलब एक ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं? n² फार्मूला था। कोई दिक्कत नहीं है। बोल देगा कोई सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहने की क्षमता होगा, उसका कोई फार्मूला होगा, तो आपको याद रखना होगा 2 × 12+1 होता है। कितना होता है? कोई सबसेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 2 × 12+1। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमने बताया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या था? तो हमने बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का वर्ड थे तो राम आई बीजीट्यू बाई एक्स को हमने उसमें बताया कॉस्मिक रे का सबसे ज्यादा वेव फ्रिक्वेंसी होता है, ज्यादा हार्मफुल होता है। अब कलर में बोला जाए सबसे अब कलर कौन था? विबग्योर था। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका ज्यादा होगा? रेड का होगा। रेड का वेवलेंथ ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी कम होगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, फिर हम लोग और डिस्कशन किए थे किस टॉपिक पर? उसके बाद हम लोग आगे बढ़ गए थे। ठीक है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस पर गए थे। n × n+1/2 एक था। अगर हम पूछते नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितने क्रिएट होंगे अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से जंप करे और ग्राउंड ऑर्बिट में पहुंचे, कितना हो जाएगा? ग्राउंड ऑर्बिट पहुंच रहा था, फॉर्मूला क्या था? n × n+1/2 हो गया था। इसको तो नॉर्मली कलम से बना के हम बता सकते थे। ठीक है, फिर हम लोग बातचीत को और आगे बढ़ाए।
क्वांटम नंबर क्या था? देखो क्वांटम नंबर छूट गया था। क्वांटम नंबर क्या था? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको एन से दिखाए थे। एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको एल से दिखाए थे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको एम से दिखाए थे। स्पिन क्वांटम नंबर, इसको हम एस से दिखाए थे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या था? तो ये ऑर्बिट को बताता है, के एलिमेंट इसको बताता है। अगर एन का वैल्यू 1 है मतलब समझिए इलेक्ट्रॉन किसमें रिवॉल्व कर रहा है? के में। अगर एन का वैल्यू 2 है मतलब इलेक्ट्रॉन किसमें घूम रहा है? एल में। एजीमुथल क्वांटम नंबर हम लोग देख चलते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है? ये सेल हुआ मतलब ऑर्बिट, सेल या ऑर्बिट बोलो। हम पूछते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में डिफाइन करता है? तो सेल और ऑर्बिट के बारे में। एजीमुथल क्वांटम नंबर किसके बारे में आता है? सब सेल के बारे में या सब ऑर्बिट के बारे में, मतलब एसपीडीएफ के बारे में बताता है। अगर इलेक्ट्रॉन एस में है तो एल का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 होगा। पी में है तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। डी में है तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एफ में है तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये बताता है किसके बारे में? ऑर्बिटल्स के बारे में। एस में है तो एम का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। पी में है तो इसमें 3 ऑर्बिटल होता है, पी एक्स पी वाई पी जेड। तो बीच लगा 0 इधर कर दो, +1 इधर कितना कर दो? -1। डी में वैसे ही कर लोगे, 5 को कर दोगे, बीच लगा 0, उधर लगा +1 +2, इधर -1 -2। सिमिलरली स्पिन क्वांटम नंबर, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है उसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर कितना होता है? +1/2 होता है। जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है उसके लिए कितना होता है? -1/2 होता है। कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, इतना ध्यान में रखिएगा। ये सब बेसिक्स है जो आपको मस्ट भी याद होना चाहिए। आपको थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग इंटर नहीं कर पा रहे हैं, ना ही इक्विलिब्रियम में, क्योंकि बहुत इतने में ही बहुत टाइम चला गया। नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे रिवीजन का, उसमें थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम दोनों को शामिल कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बढ़िया से रिवाइज कर लीजिए, एक बार 2 बार 3 बार देख लीजिए, इतने से कल आपको क्वेश्चन राइज करेंगे।